नमस्कार छात्र छात्राओं। पिछले वीडियो में हमने सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और उसके मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां किस प्रकार से होती है, उनका कार्यकाल कितना है, उनके वेतन भत्ते क्या है, इसके बारे में अपने विस्तार से अध्ययन किया था। आज का टॉपिक है अपना सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अभिरक्षक कहा गया है, लोकतंत्र का प्रहरी तथा स्वतंत्रताओं का समर्थक भी कहा गया है। अपने इन दायित्वों का निर्वाह करने के लिए जो अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए हैं, इन अधिकारों और शक्तियों को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से विस्तृत रूप से विवेचन किया जा सकता है। इसके जो क्षेत्राधिकार हैं, जो इनकी शक्तियां हैं: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, मौलिक अधिकारों का संरक्षक, अभिलेख न्यायालय और अन्य कार्यों में मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति, जांच आयोग के रूप में कार्य और न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देना। ये इसके क्षेत्राधिकार और शक्तियां हैं। इनका अपन यहाँ विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में वे मुकदमे जो अन्य कहीं और न जाकर सीधे उच्चतम न्यायालय में ही जाते हैं, उन पर उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिन पर प्रारंभिक सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ये मामले कौन कौन से हैं? पहला है भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। दूसरा है भारत सरकार और राज्य या एक से अधिक राज्य एक और हों और दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य हों तो ये विवाद। और तीसरा है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या है? ऐसे मुकदमे जो सीधे उच्चतम न्यायालय में ही जाते हैं, पर उस पर सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया भारत सरकार, एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, भारत सरकार, राज्य या एक से अधिक राज्य एक और हों और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य हों, दो या दो से अधिक के राज्यों के बीच जो विवाद हो वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय के पास जाते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा का भार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी सौंपा गया है। अतः सर्वोच्च न्यायालय का समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है व्यक्ति को की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह पहले उच्चतम न्यायालय में जाए या सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास जाए। दूसरा क्षेत्राधिकार है अपीलीय क्षेत्राधिकार। दूसरा कौन सा है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध कई मामलों में अपील सुनने का अधिकार है। अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामले, पहला क्या है? संवैधानिक मामले। अनुच्छेद 132 में एक है कि यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र दे दे कि कोई मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। अपीलीय क्षेत्राधिकारों में पहला कौन सा है? 132। अनुच्छेद 132 में यह कहा गया है कि यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाण पत्र दे दे कि कोई भी मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण पत्र देने से मना कर दे तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपील की अनुमति दे सकता है। यदि उच्च न्यायालय मना कर दे तो सर्वोच्च न्यायालय खुद अपील की अनुमति दे सकता है। संविधान का अनुच्छेद 145 के अनुसार संविधान की व्याख्या से संबंधित मुकदमे पर विचार के लिए कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। संवैधानिक मामलों का यदि कोई मैटर है तो उसके ऊपर अनुच्छेद 145 ये कहता है कि वे इस ऐसे मुकदमे पर कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। इसमें दूसरा है दीवानी मामले, सिविल केस। पहला कौन सा था? कॉन्स्टिट्यूशनल केस। दूसरे हैं सिविल केस, दीवानी मामले। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में वे ही दीवानी मुकदमे जाते थे जो उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिए जाएं कि मामला अपील के योग्य है तथा विवादास्पद संपत्ति का मूल्य कम से कम 20,000 रुपये है। बाद में यह धनराशि बढ़ा करके कितनी कर दी? 50,000 रुपये। और 1970 में इसको बढ़ा करके 1 लाख कर दी।
परंतु 1972 में 30वें संविधान संशोधन 1972 में जो 30वां संविधान संशोधन है, इसमें संपत्ति के मूल्य वाली शर्त को हटा दी। अब उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित कोई भी मामला जिसे कानून की व्याख्या से संबंधित प्रश्न तथा सार्वजनिक महत्व का प्रश्न अंतर्निहित है, तो ऐसे मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में दूसरा क्या है भाई, सर्वोच्च न्यायालय में वो मुकदमे जाएंगे जो उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में के अपील के योग्य है। विवादित संपत्ति को पहले 20,000 रुपये था, फिर 50,000 रुपये कर दिया, फिर उसको 1,00,000 कर दिया। लेकिन 1972 में जो 42वां संविधान संशोधन था, उसमें संपत्ति के मूल्य की शर्त को हटा दिया गया और अब ये कर दिया गया है कि कोई मामला जिसमें कानून की व्याख्या से संबंधित हो तथा सार्वजनिक महत्व का प्रश्न निहित हो, तो ऐसे मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तीसरा है इसमें फौजदारी मामले, क्रिमिनल केस। कौन सा है? फौजदारी मामले, क्रिमिनल केस। फौजदारी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में दो प्रकार से अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में फौजदारी मामलों में दो प्रकार से अपील की जा सकती है। पहली, जिसमें उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। दूसरे वे मामले जो उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बाद सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। फौजदारी विवादों में सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित परिस्थितियों में अपील की जा सकती है। दो तरह के वो हैं। पहला, उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं। ये कौन कौन से हैं? कोई मामला जिसमें उच्च न्यायालय ने जिला स्तर के न्यायालय द्वारा दिए गए रिहाई के आदेश को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया गया हो। फौजदारी मामलों में कौन कौन से जाएंगे? ऐसा मामला कि उच्च न्यायालय ने जिला स्तर के जो न्यायालय हैं उनके द्वारा दिए गए रिहाई के आदेश को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया गया हो, तो ऐसे मामले किस में जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय। और दूसरा है ऐसा मामला जिसमें उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से मामला अपने पास विचारार्थ मंगवा लिया हो और अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो। अन्य मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा प्रमाणित मामले ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। इन दो के अलावा सब में उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तीसरा है चौथा है विशेष अपील। संविधान के अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय देश के किसी भी न्यायालय के निर्णय अथवा आदेश के विरुद्ध विशेष रूप से अपील को अनुमति प्रदान कर सकता है। सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार किसी अदालत को कानूनी त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में के हस्तक्षेप की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री तथा संघ के अन्य पदाधिकारियों के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय देने का अधिकार भी किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। आतंकवादियों पर मुकदमे चलाने के लिए स्थापित विशेष अदालतों के फैसलों के खिलाफ भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो ये थी विशेष अपील। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में कौन कौन से आते हैं? संवैधानिक मामले, दीवानी मामले, फौजदारी मामले और विशेष अपील वाले मामले। तीसरी है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। तीसरा क्या है? सलाहकारी क्षेत्राधिकार। पहला था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार और तीसरा है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी भी सार्वजनिक महत्व के कानून या प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार कार्य करे। ऐसे मौके आए हैं जब राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की आवश्यकता पड़ी। इसमें 1967 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मध्य विवाद उत्पन्न पर, 1974 में राष्ट्रपति के चुनाव पर, 1978 में विशेष अदालत विधेयक पर और 1993 बाबरी मस्जिद विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगा गया था। बाबरी मस्जिद विवाद पर
सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श देने से मना कर दिया, क्योंकि उसके अनुसार इस मुद्दे का कानून या संविधान की व्याख्या से कोई संबंध नहीं है। अन्य कई मामले में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श के लिए दिए जाने के प्रावधान का प्रयोग किया है। तो तीसरा है सलाहकारी। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, और ये भी सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति को सलाह दे, और राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है कि उसके परामर्श के अनुसार कार्य करे। चौथा है मौलिक अधिकारों का संरक्षक। संविधान द्वारा दिए गए जो मौलिक अधिकार है वो न्याय योग्य है। अपने मौलिक अधिकार कैसे न्याय योग्य? अनुच्छेद 32(1) के अनुसार नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय कई प्रकार के लेख या आदेश जारी कर सकता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, ये अपन ने जब मूल अधिकार पढ़े थे उसमें इसके बारे में विस्तार से बताया जा चुका था। पांचवा है अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय फैसले और आदेश अभिलेख को सुरक्षित रखने का स्थान भी है। कैसे? अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है वो दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जिनकी प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और निर्णय की अवहेलना यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय या व्यक्ति द्वारा की जाती है तो न्यायालय की अवमानना के अभियोग में दंड किया जा सकता है। और अन्य कार्य हैं सर्वोच्च न्यायालय कुछ अन्य दायित्वों का निर्वहन भी करता है, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की स्थान एक साथ रिक्त होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश का दायित्व निभाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जांच आयोग के रूप में भी कार्य करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जांच आयोग समस्या को टालने के लिए नहीं बिठाने जाने चाहिए, क्योंकि यह न्यायाधीशों की क्षमता, योग्यता, प्रतिभा का दुरुपयोग है। जांच आयोग के प्रतिवेदनों पर गंभीर कदम उठाने की भी आवश्यकता है। तो अन्य कार्य में क्या है? वो मेन कार्य तो है कि उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो। न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देना। यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की उपेक्षा या अवमानना करता है तो न्यायालय को उसे दंड देने का अधिकार है। उदाहरण के लिए बताता हूं मैं आपको। 24 अक्टूबर 1994 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद के ढहने के प्रश्न पर 1 दिन की कैद और 2000 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई। इसी प्रकार 1995 में बेंगलोर में आवास और नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव जे वासुदेवन को न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को तुरंत लागू न करने के कारण 1 महीने के कारावास की सजा दी गई। तो न्यायालय की अवमानना के लिए न्यायालय दंड भी दे सकता है। तो ये थे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, जिसमें फिर सुन लीजिए प्राथमिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकारों में संवैधानिक मामले आते हैं, दीवानी मामले आते हैं, फौजदारी मामले आते हैं और विशेष अपील के मामले आते हैं। तीसरा है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। चौथा मौलिक अधिकारों का संरक्षक। पांचवा अभिलेख न्यायालय है और छठा अन्य कार्य है। और सातवां न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देना भी इसका सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। तो आज अपना सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है।